आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। देहरादून में धामी कैबिनेट में 18 प्रस्ताव पास। कुंभ 2027 की तैयारियों को मिली रफ्तार। 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी। मदरसों और वन नीति में बड़े बदलाव। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के दौरे की तैयारी 6 से 11 मई तक जारी रहेगा दौरा। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाकर टिहरी से होगी वापसी। कुमारी शैलजा ने ये जानकारी। चारधाम यात्रा का आज 12वां दिन। अब तक 4,63,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ के लिए बायोमेट्रिक पंजीकरण अनिवार्य। नैनीताल में आरा मशीनों पर हाईकोर्ट सख्त। 10 किलोमीटर दायरे की सूची मांगी। न्याय मित्र नियुक्ति में सुधार सहित जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। शिक्षा में करोड़ों की चोरी में उलझी पुलिस। 2 हफ्ते बाद भी पुलिस के हाथ खाली। एसएसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। इलाके में दहशत। और देहरादून में बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाए काले घने बादल। बारिश के साथ साथ तेज हवाओं का दौर भी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर मंगलौर से, जहां अनियंत्रित डीसीएम ने पुलिसकर्मी को टक्कर मारी है। टक्कर लगने से पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है और घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिसकर्मी को देखने अस्पताल पहुंचे पुलिस अधिकारी। आपको बता दें, टक्कर मारने के बाद डीसीएम ट्रांसफार्मर में जा घुसा। मंगलौर हाईवे स्थित बस स्टैंड पर यह हादसा हुआ है। तो घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिसकर्मी को देखने के लिए पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं अस्पताल। टक्कर लगने के बाद डीसीएम ट्रांसफार्मर में जा घुसा। अगली खबर कालाडूंगी से, जहां मौसम ने अचानक करवट बदली है। तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। बीते कई दिनों से लू चलने से तापमान लगातार गर्म बना हुआ था। आम लीची के फसल को भी फायदा पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। तो तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। बीते कई दिनों से लू चलने से तापमान गर्म था, अधिक था। आम और लीची के फसल को भी फायदा पहुंचेगी इस बारिश से। तो कालाडूंगी से अहम खबर, मौसम ने अचानक करवट बदली है और झमाझम बारिश शुरू हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। कुल 18 प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है, जिनमें कुंभ मेला 2027 की तैयारियों से लेकर परिवहन, शिक्षा और वन विभाग से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को तेज करने के लिए स्वीकृति प्रक्रिया को सरल किया गया है। अब 1 करोड़ रुपए तक के कार्य मेला अधिकारी, 5 करोड़ रुपए तक कार्य जो है वो गढ़वाल आयुक्त और इससे अधिक के कार्य शासन स्तर पर स्वीकृत होंगे। परिवहन विभाग में 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं पहले स्वीकृत 100 बसों की संख्या बढ़कर अब 109 कर दी गई है। इसके अलावा प्रवर्तन पर्यवेक्षकों और सिपाहियों की वर्दी का भी निर्धारण किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में बड़ा निर्णय लेते हुए 452 मदरसों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों को अब जिला मजिस्ट्रेट से मान्यता लेनी होगी। एक्चुअली जो सीमावर्ती क्षेत्र है, पर्टिकुलरली जहाँ पे गांव है और जंगल की सीमा है, यहाँ पे हाथियों का एक तो प्रभावित हो जाता है ऐसे क्षेत्र। तो बहुत साइंटिफिकली ये देखा गया है कि जितने भी क्षेत्र में
जो मधुमक्खियों की भिनभिनाहट होती है वहाँ से, तो वो उससे जो है हाथी भागने या दूर होने की एक रहता है वहाँ पे। तो एक आवाज़ है, वो आवाज़ का एक साइंटिफिक रिपोर्ट भी है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया और बहुत सारे पब्लिश जर्नल में आया था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 6 से 11 मई तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश प्रभारी का प्रस्तावित दौरा ऋषिकेश से शुरू होकर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, चमोली और बद्रीनाथ धाम तक होगा, जबकि वह वापसी टिहरी के रास्ते करेंगी। प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक इससे पहले प्रदेश प्रभारी द्वारा देहरादून, उधम सिंह नगर और मसूरी का दौरा काफी सफल रहा था। इसी सकारात्मकता के मद्देनजर उन्होंने ये दूसरा दौरा करना तय किया है। मैं आप सबके माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी आदरणीय प्रभारी प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। ये दौरा ऋषिकेश से प्रारंभ होकर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, उसके तत्पश्चात चमोली, बद्रीनाथ और वापसी में टिहरी होते हुए पूरा होगा। जैसे कि इससे पहले जो दौरा हुआ था देहरादून और उधम सिंह नगर और मसूरी तक। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 6 से 11 तारीख तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके दौरे से संगठन मजबूत होगा और चुनाव में फायदा मिलेगा। वहीं भाजपा विधायक ने कुमारी शैलजा के दौरे पर चुटकी ली। भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कुमारी शैलजा के पिछले दौरों के बाद ही हरीश रावत का 15 दिन का राजनीतिक वनवास और कांग्रेस की गुटबाजी जनता के सामने आई। अब दौरा बढ़ने से और विवाद सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा के आने का यही परिणाम रहा है कि उनके दौरों के बीच कई विवादित कांग्रेस नेताओं के आपसी झगड़ों के मामले सामने आएंगे। वहीं चमोली ने तंज कसते हुए कहा कि कुमारी शैलजा जितना दौरा करेंगी, कांग्रेस में सरगर्मियां बढ़ेंगी और भाजपा के लिए मुफीद माहौल बनता चला जाएगा। देखिए, अभी बीच में भी वो उत्तराखंड होके गई हैं और उस बीच हरीश रावत जी का 15 दिन का राजनीतिक वनवास, उस बीच में की गई राजनीति और कांग्रेस में आपसी गुटबाजी जो जनता के बीच में तक पहुंच गई और जनता को जिससे दो चार होना पड़ा, देखना पड़ा जनता को, ये उनके आने का परिणाम रहा। अब सुना है वो दौरा बढ़ा रही है, कुछ और दिनों के लिए आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे ही कई विवादित और झगड़े के मामले कांग्रेस के सामने आएंगे और वो जितना यहाँ पर दौरा करेंगी, मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस में सड़फड़ोल बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद माहौल बनेगा। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम में शिरकत कर बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 15 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा और मंत्री खजान दास सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कोटबाग में एक बड़ा वृद्धाश्रम बनवाने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की बेहतर देखभाल के लिए 50 मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल और असम के एग्जिट पोल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अब जनता डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल पर भरोसा जता रही है। नैनीताल जिले में मानव वन्यजीव संघर्ष को गंभीर बताते हुए जवाबदेही तय करते हुए लोगों की जान बचाने पर जोर दिया। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे लिए हर प्रकार की समृद्धि लाता है, हर प्रकार के जीवन में आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ पर आज हमारे नैनीताल, हल्द्वानी, आसपास के क्षेत्रों से, प्रदेश के अन्य स्थानों से सारे बुजुर्गों का सम्मान का कार्यक्रम हुआ है। हम बुजुर्गों के सभी प्रकार के सुविधाओं के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर वयोश्री योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, उनके गियर
प्रशिक्षण योजना हो, उन सभी योजनाओं के माध्यम से आज बुजुर्गों की अच्छी देखभाल हो, हर जगह पर वृद्धाश्रम बने, उसको लेकर हमारी प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रही है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक और एवं शिक्षार्थी केंद्रित उपलब्धियों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2025 सत्र की परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने में नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा दिसंबर 2025 सत्र की परीक्षाएं 16 फरवरी 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई हैं, जो प्रदेश भर के 76 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय ने 39 परीक्षा दिवसों में सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न कराई है तथा कुल 323 परीक्षा फलों को रिकॉर्ड समय में घोषित किया। 30 अप्रैल 2026 तक सभी परीक्षा फल घोषित कर दिए गए हैं। इस प्रकार परीक्षा समाप्त होने के मात्र 20 दिन के भीतर व केवल मात्र 15 कार्य दिवस में 100% परिणाम घोषित करने की ऐतिहासिक उपलब्धि विश्वविद्यालय ने प्राप्त की है। विश्वविद्यालय का इस बार मूल्यांकन कार्य प्रारंभ हुआ था 16 मार्च को और हम लोगों ने परीक्षा समाप्त हुई है 9 अप्रैल को और आज 30 अप्रैल है। हम सभी परीक्षा परिणाम घोषित कर चुके हैं। तो एक तरह से परीक्षा समाप्त होने के 20 दिन के अंदर सारे परीक्षा परिणाम जारी हो गए और इस पूरी प्रक्रिया में हमें अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के साथियों ने सहयोग किया। मूल्यांकन में हमारी जो टीमें बनी थी उन्होंने मूल्यांकन कार्य और परीक्षा परिणाम जारी करने में तीव्रता से काम किया। उसके लिए मैं हमारे परीक्षा नियंत्रक और हमारे मूल्यांकन प्रमुख प्रोफेसर जोशी आप सबका धन्यवाद करता हूं और सभी शिक्षक साथियों का और जो मूल्यांकन में शामिल हुए और उन सब शिक्षक साथियों का भी। खबर उत्तराखंड से है, जहां नितिन नवीन का प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2 और 3 तारीख को देवभूमि उत्तराखंड में प्रवास जो है प्रस्तावित था, लेकिन नई तिथि तय न होने के कारण इसे फिलहाल स्थगित माना गया है। नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। कुंदन परिहार ने कहा कि जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन होगा, कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे और उनके मार्गदर्शन में संगठनात्मक कार्यों को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत किया जाएगा। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का देवभूमि उत्तराखंड में एक प्रस्तावित प्रवास यहाँ पर आया हुआ था। अभी हम समझते हैं कि एक नया जो उनका प्रस्तावित प्रवास का यहाँ पर आएगा, संभवतः 2 और 3 को जो उनके आने की यहाँ पर संभावना थी, वो अभी इसको एक प्रकार से हम स्थगित माना जा रहा है, क्योंकि अभी नई तिथि उसकी कुछ दिनों में हमारे पास आएगी। अगली खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड उच्च न्यायालय में आराम मशीनों के पुनः स्थानांतरण से जुड़े मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर उन सभी आराम मशीनों की सूची प्रस्तुत करे जो प्रतिबंधित वन क्षेत्र से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। मामले की अगली सुनवाई भी 2 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। पूर्व में हुई सुनवाई में न्यायालय ने अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी को न्याय मित्र नियुक्त कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन नाम में त्रुटि होने पर आज सुनवाई के दौरान सुधार करते हुए उन्हें ही पुनः न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। याचिका में रिहायशी क्षेत्र में आराम मशीनों के संचालन से स्थानीय लोगों को परेशानी की बात कही गई है। आराम मशीन से संबंधित जो जनहित याचिका है वो पहले रजनी शर्मा जी हैं, रामनगर की रहने वाली, उनकी ओर से दाखिल की गई थी। उसमें पहले भी मैं वकील था, लेकिन बाद में रजनी शर्मा जी को विनोवर कर लिया इन्होंने, जो खिलाफ पार्टी थे। तो हमने जो था दिसंबर में 2025 में हाईकोर्ट के सामने ये बात रखी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस टाइम जो था ये कहा कि आप अमिकस क्यूरी के रूप में कार्य करेंगे इसमें और आगे पैरवी करेंगे। लेकिन बाद में ऑर्डर में मिस्टेक से मेरी जगह नाम जो था एक दूसरे अधिवक्ता हैं परीक्षित सैनी जी, उनका नाम आ गया। उनकी कनेक्टेड फाइल है इसी से रिलेटेड। शिक्षा के आवास विकास क्षेत्र में वरिष्ठ उद्योगपति एवं राइस मिलर राजेंद्र कुमार गोयल के घर हुई बड़ी चोरी का मामला अभी तक अनसुलझी पहेली है। घटना को 2 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अजय गणपति ने
छुट्टी से लौटने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। जानकारी के अनुसार अज्ञात बदमाश घर से नकदी और करोड़ों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। इस वारदात के बाद आवास विकास कॉलोनी समेत पूरे किच्छा क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये 19 अप्रैल को हमारे पास सूचना आई थी कि सुबह सुबह यहाँ पर इस घर में जब फैमिली रामनगर में एक शादी के समारोह को अटेंड करने गई थी, तब घर को ताला लगा हुआ था और उसी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे चोरी हुई थी, जिसमें गहने और कुछ नकद अमाउंट चोरी हुई है। और ये ग्राउंड फ्लोर के दो कमरों में जो अलमारियाँ थी उसमें लॉकर तोड़ के चोरी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया है, जिसमें पूछताछ के हेतु एक टीम काम कर रही है। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच शिक्षा व्यवस्था की गंभीर तस्वीर सामने आई है। राज्य के 275 सरकारी स्कूलों में अब भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है, जिससे छात्रों की पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों पर असर पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। दल के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि कई स्कूलों में पीने के पानी, जर्जर भवन, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय और शिक्षकों के लिए बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। उन्होंने यह भी बताया कि कई विद्यालयों में फर्नीचर तक नहीं है, जिससे शिक्षा का माहौल प्रभावित हो रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि छात्रों की संख्या लगातार घट रही और कई स्कूलों में ताले लगने की स्थिति बन गई है। दल ने सरकार से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। अभी तो जहाँ पर हमारे जो हम लोग सर्वे करते हैं और जो जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं विद्यालयों की हालत बड़ी दुर्दशा है। उनके यहाँ मेंटेनेंस की स्थिति बेकार है, उनको पीने का पानी नहीं है। हमारी बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित ढंग की नहीं है। वहाँ पर जो हमारी शिक्षक जो काम कर रहे हैं उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। आज भी फर्नीचर का अभाव होना ये दर्शाता है कि हमारे स्कूल किस कगार पर है। और इसके कारण से लोग जो शिक्षा में जो ये आपने विकास नहीं किया, उसके कारण से छात्रों की संख्या घटती चली गई और आपके स्कूलों पे ताले लगते चले गए। सरकार को चाहिए कि वो ये सुनिश्चित करे कि प्रत्येक स्कूल में आप कम से कम स्वच्छ पानी पीने का उपलब्ध करा दें, लाइट की व्यवस्था वहां पर करा दें, गर्मियां यदि है तो पंखे की व्यवस्था करें। कम से कम ऐसे स्कूल ऐसी छत के नीचे बच्चों को मजबूर न करें जो गिरने लायक हो, बरसात में गिर जाए। और वो ऐसी कैजुअलिटी होने के लिए ऐसे कई स्कूल चिन्हित किए हैं। सरकार से अब निवेदन ही कर पाते हैं अभी इसके बाद मुझे लगता है कि जनता जो देख रही है। फिलहाल खबरों में वक्त है खबरें का, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच जबलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर जबलपुर से सामने आ रही है। बरगी बांध में टूरिस्ट से भरा क्रूज डूबा है। हादसे के वक्त क्रूज में 35 से 40 लोग सवार बताए जा रहे हैं। अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही। तो ये तस्वीरें सामने आई। 15 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, बाकियों की तलाश जारी है। जबलपुर से अहम खबर, बरगी बांध में टूरिस्ट से भरा क्रूज डूबा है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हादसे के वक्त क्रूज में 35 से 40 लोग सवार बताए जा रहे हैं। अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, बाकी लोगों की तलाश जारी है। 15 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। 15 से ज्यादा लोग अब तक बचाए जा चुके हैं। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, बाकी लोगों की तलाश लगातार जारी है। तो जबलपुर से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। बरगी बांध में क्रूज डूबने से हादसा हुआ है। 35 से 40 लोग इस क्रूज में सवार थे। अभी तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध में टूरिस्ट से भरा क्रूज डूबा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, भयावह दृश्य। आपको बता दें, राहत बचाव कार्य फिलहाल जारी है। 15 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 35 से 40 लोग इस क्रूज में सवार बताए जा रहे हैं। तो बरगी बांध में टूरिस्ट से भरा क्रूज डूबा है। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं।
करीब 35 से 40 लोग इस क्रूज में सवार बताए जा रहे थे, जिनमें से 15 लोगों को बचाया जा चुका है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हुई है। अन्य लोगों की तलाश जारी है। राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जबलपुर से हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ये 35 से 40 लोगों से सवार ये क्रूज जो है ये डूबा है, कितने लोगों को अब तक बचाया जा चुका है? राहत बचाव कार्य किस तरीके से चलाया जा रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी, आपको बता दूं कि ये ओवरलोडिंग के कारण ये पूरा मामला हुआ। इन्होंने क्रूज में ज्यादा लोगों को बैठा लिया था, जिसके कारण ये घटना घटित हुई है। और अनियंत्रित होकर अभी तक तो 15 लोगों की वहां पर बचने की अभी कोई खबर नहीं आ रही है। वहां पर ये जानकारी लग रही है कि 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये अभी तक रेस्क्यू लगातार जारी है। और रेस्क्यू के दौरान अब और कौन कौन से खुलासे होते हैं ये और जानने का विषय बना हुआ है। वीरेंद्र, लेकिन 35 से 40 लोग आप बता रहे हैं इसमें सवार थे, कितने लोगों को अब तक बचाया जा चुका है? जी, आपको बता दूं अभी तक तो 15 में से यानी जितने 35 से 40 लोग थे उनमें से 20 से 25 लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है, जिसमें अभी जानकारी मिल रही है। जानकारी के अभाव में मैं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 15 लोगों का अभी शव मिला है। वीरेंद्र, प्रशासन की तरफ से अभी मौतों को लेकर कोई पुष्टि नजर आई है? प्रशासन का अमला वहां पर मौजूद है और प्रशासन का अमला मुस्तैदी से काम कर रहा है। वहीं संबंधित थाने और रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई। एक टीम गठित कर दिया गया था। जिस समय ये पूरी जानकारी लगी तो वहीं टीम गठित कर रेस्क्यू चालू कर दिया। रेस्क्यू चालू करने के बाद ही कुछ ही देर में सभी लोगों को जिनकी मृत्यु हो चुकी थी उनको धीरे धीरे निकाला गया। तो अभी बहरहाल में सूत्रों के हवाले से जानकारी लगी है कि 15 लोगों का शव बरामद हुआ है वहां से। वीरेंद्र, अगर देखा जाए ये हादसा बहुत ही दुखद है और क्या अधिक लोग, क्षमता से अधिक लोग इस क्रूज में सवार थे इसलिए ये क्रूज डूबा है? दूसरी तरफ राहत बचाव कार्य में कौन कौन सी टीमें लगी हुई हैं? देखिए, राहत बचाव कार्य में रेस्क्यू टीम जो है, पुलिस अमला लगा हुआ है और जो गोताखोर हैं वो लगे हुए हैं। लगातार अभी वहां पर स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है। पूरी प्रशासन के द्वारा पूरा मुस्तैदी से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। मुस्तैदी से लगे हुए हैं क्योंकि किसी के बच्चे हैं और कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ महिलाएं हैं जिनके पूरे परिवार में ये दुखद माहौल बना हुआ है। और ये बहुत ही बड़ा बहुत ही प्राण घातक ये चीज हुई है क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी के परिवार में ये ऐसी घटना घटित हो जाती क्योंकि लोग वहाँ पिकनिक के स्पॉट है और वहाँ पर घूमने गए थे और ये घटना घटित हो गई। तो ये बहुत ही बड़ा एक दुख का भी वहां पर मंजर देखा जाए। वीरेंद्र, अगर देखा जाए सुरक्षा के इंतजाम की अगर बात करें इस क्रूज में, एक तो क्षमता से अधिक लोग सवार थे, दूसरा जो लाइफ सेविंग जो जैकेट होती है जो वो क्या इस बोट पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी? जब ये जो क्रूज डूब रहा था उस दौरान वो उसमें सवार लोग थे, क्या उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, इसकी कोई जानकारी? देखिए, अमूमन होता ये है कि जिस समय क्रूज में बैठाया जाता है तो उनको जानकारी दी जाती है, लेकिन जिस समय ये घटना घटित हुई तो अचानक से ये घटना घटित हुई तो कुछ लोगों ने तो उस चीज को संभाल के और लाइफ जैकेट जो थी बचने के लिए उन्होंने वो जैकेट पहनी और वहां से सुरक्षित आ गए। लेकिन जिनको कुछ समझ नहीं आ पाया और उन्हें बचाने की भी जो गोताखोर हैं उन लोगों ने बचाने की कोशिश करी। जो नाव में जो संचालक का नाव चला रहे थे ड्राइवर, उन्होंने भी बचाने की कोशिश करी लेकिन वो ज्यादा गहराई में जाने के कारण उनको बचाया नहीं जा सका। बिल्कुल वीरेंद्र, एक और अहम सवाल बनता है, जो जिन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको आसपास नजदीकी अस्पताल मौजूद है, क्या वहां पहुंचाया जा रहा है, उसकी व्यवस्था की गई है? वहाँ पर शासकीय हॉस्पिटल मौजूद है, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस आ चुकी है और लगातार एम्बुलेंस वहाँ पर है और पूरे यानी अमला जो है हॉस्पिटल टीम का अमला भी वहाँ मौजूद है कि अगर तत्काल में किसी को ऑक्सीजन से रिलेटेड किसी प्रकार से कोई भी सुविधा देनी होगी, अगर उनको किसी भी तरीके से बचाना होगा तो उसके लिए भी पूरा। बिल्कुल वीरेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम इस अहम विषय पर जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये दुखद घटना सामने आई, जबलपुर से बरगी बांध में टूरिस्ट से भरा क्रूज डूबा है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में देहरादून से खबर है, जहां बीती देर रात राजधानी के प्रेमनगर क्षेत्र में लूट की वारदात के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की
पहचान हो गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वर्ष 2014 में हुए चर्चित अंकित हत्याकांड में भी शामिल रहा था। आरोपी अकरम ने अपने साथियों के साथ वर्ष 2014 में बालावाला क्षेत्र में डकैती की घटना को अंजाम देते हुए युवक अंकित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कि इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोग वादी द्वारा बताए गए थे कि 3 लोगों के द्वारा ये घटना उसके साथ की गई। अजी कोर्ट में आया था, क्या ये कोर्ट में पेश हुआ था? नहीं, आज इसकी डेट थी। आज इसकी डेट थी, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि उस डेट में और कौन कौन अभियुक्त जो है उस डेट में आज रहे होंगे, उनको हम चेक करा रहे हैं। उनका भी जानकारी, कुछ इस तरह की जानकारी रैंडमली एक लूट थी या प्री प्लान एक प्लान कुछ इस तरह के? देखिए, ये जैसा अभी हमें पता लगा है, जिस तरीके से ये घटनाक्रम किया गया है, इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में देहरादून के पुलिस कप्तान और संबंधित जितने देहरादून जनपद के अधिकारीगण, हमारे मीडिया बंधु, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ये घटना, पहले मैं इसको पूरा विवरण दे देता हूं, उसके बाद में कप्तान साहब और जितने अधिकारी हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी के साथ।